प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, मैं जूलॉजी क्लासेज विद संतलाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपको अपने शरीर के अंदर जितनी कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाएं जो होती हैं, उनके अंदर चलने वाले जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, वो किस प्रकार से उत्प्रेरित होती हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एंजाइम्स एंजाइम्स के दो वीडियोस बनेंगे। आज वाले वीडियोस के अंदर मैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में बताऊंगा। अगले वाले वीडियो के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम या स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स और फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो प्रिय मेरे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, शुरुआत करते हैं एंजाइम्स की डेफिनेशन, परिभाषा। एंजाइम्स आर प्रोटीन कैटालिस्ट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल्स। जीवित कोशिकाओं के अंदर चलने वाली जैव अभिक्रियाएं जो होती हैं, उसमें प्रोटीन के बने हुए उत्प्रेरक या उत्प्रेरकों को अपन एंजाइम्स कहते हैं या एंजाइम कहते हैं। हिंदी में किण्वक बोलते हैं। तो ये एंजाइम्स जैव रासायनिक क्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि ये स्वयं टूटते नहीं हैं। ध्यान देना। नेक्स्ट, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। रासायनिक रूप से देखा जाए तो एंजाइम्स किस प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। केमिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स। रासायनिक रूप से दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एंजाइम्स और हॉलो एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स सिंपल प्रोटीन्स के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस, दे यील्ड एमिनो एसिड ओनली। दे आर सिंपल प्रोटीन्स दैट इज ऑन हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन के द्वारा सिर्फ एमिनो अम्ल ही की लब्धि होती है। आहार नाल में पाचकीय एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पाचकीय एंजाइम्स सच एज पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एटसेट्रा, ये सिंपल एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट, सेकंड आ रहा है हॉलो एंजाइम्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ध्यान देना, इसमें एक प्रोटीन पार्ट होगा, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। Some enzymes possesses a non-protein part also along with the protein part. कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो अपने प्रोटीन पार्ट के साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट को भी बांधते हैं या रखते हैं। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड होलो एंजाइम्स। इस प्रकार के एंजाइम्स को होलो एंजाइम्स कहते हैं। देयर प्रोटीन कंपाउंड नॉन एज एपोएंजाइम। इसमें पाए जाने वाला जो प्रोटीन घटक है, प्रोटीन पार्ट जो होता है, उसको तो एपोएंजाइम्स बोलते हैं या कहते हैं। वाइल द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है होलो एंजाइम में, उसको अपन कोफैक्टर बोलते हैं या कहते हैं। कोफैक्टर फर्दर मे बी डिवाइडेड into three chief groups. कोफैक्टर्स जो होते हैं उनको भी अपन तीन समूह में विभाजित करते हैं। पहला आ रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ए प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फर्मली बाउंडेड टू द एंजाइम प्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एंजाइम प्रोटीन के साथ में जटिलता से बंधा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ रहा है पोरफायरिन पार्ट ऑफ एंजाइम, हीमोप्रोटीन पर ऑक्सीडेज। हीमोप्रोटीन पर ऑक्सीडेज के अंदर पोरफायरिन पार्ट जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। एफएडी
इन सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। FAD और पोरफायरिन पार्ट जो होते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं और ये एंजाइम के साथ में, जैसे FAD सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ में सघनता से फर्मली सघनता से जुड़ी हुई होती है, और पोरफायरिन पार्ट जो होता है वो हीमोप्रोटीन परऑक्सीडेज के साथ में जटिलता से जुड़ा हुआ होता है। अब परऑक्सीडेजेज किसे कहते हैं ये बात है। परऑक्सीडेजेज आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स दैट कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के द्वारा। ये एंजाइम्स, जो भी एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन की जो सबस्ट्रेट या जो भी आधार पदार्थ है, सबस्ट्रेट जो है, उसके ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम में लेते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, पर ऑक्सीडेज कहते हैं या पर ऑक्सीडेजेज कहते हैं। नेक्स्ट, को एंजाइम बहुत बार पूछा गया है, बच्चे उलझते भी हैं, लेकिन अपने को यहाँ उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच रेडिली डिसोसिएट ऑफ एन एंजाइम प्रोटीन। ये को एंजाइम जो होते हैं ये कार्बनिक अणु होते हैं जो एंजाइम प्रोटीन या एंजाइम से बहुत तेजी से अलग हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NADP, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, TPP थाइमीन पायरोफॉस्फेट और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। तो NADP और TPP और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो होते हैं वो एंजाइम के साथ में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन बहुत तेजी से वियोजित भी हो जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं, फर्मली यानी सघनता से जुड़े हुए नहीं होते। थर्ड आ रहे हैं मेटल एक्टिवेटर। कौन से ऐसे मेटल या एलिमेंट्स होंगे जो एंजाइम के साथ में जुड़ करके और उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। एक्टिवेटर को हिंदी में वैसे क्रियावर्तक बोलते हैं। क्रियाओं का क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले मेटल्स होते हैं। एन एंजाइम में कंटेन ओनली एमिनो एसिड्स। एपो एंजाइम पार्ट में एन एंजाइम में कंटेन ओनली एमिनो एसिड्स। एपो एंजाइम पार्ट में, पीछे वाले होलो एंजाइम के अंदर मैंने आपको बताया है, प्रोटीन पार्ट जो होगा उसको अपन एपो एंजाइम कहते हैं। एंड मेटल, साथ में मेटल भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे कॉपर इन एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज। एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम के अंदर कॉपर जुड़ा हुआ है। मैनी अदर एंजाइम्स रिक्वायर्ड मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिवेशन। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए मेटल को उपयोग में लेते हैं, या मेटल या धातु की आवश्यकता पड़ती है या तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। दीज आयन, द आयंस ऑफ आयनिक फॉर्म में जरूरत पड़ेगी। कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज और नोबेलियम, पोटेशियम, जिंक आर नोन टू पार्टिसिपेट इन एंजाइम रिएक्शंस। ये जो मेटल कंपोनेंट हैं या मेटल्स आयनिक फॉर्म में जो होते हैं ये एंजाइम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट या भाग लेते हैं। अब आ रहा है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का नामकरण कैसे पड़ा, अपन किस प्रकार से एंजाइम का कोई विशेष नाम क्यों देते हैं, वो कारण आएंगे। प्यारे मित्रों ध्यान से सुनना। नोमेनक्लेचर का, एंजाइम्स आर नेम्ड इन ए वैरायटी ऑफ वेज या वेरियली ऑफ वेज
एंजाइम्स का नामकरण विभिन्न प्रकार से पड़ा है। पहला आ रहा है बाय द एडिंग द सफिक्स एज, यानी सबस्ट्रेट के अंत में अगर एज लगा दिया जाए तो वो एंजाइम का नामकरण हो जाएगा। यही कहना चाहता है बाय द एडिंग सफिक्स एज टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी जो पदार्थ जिसके ऊपर एंजाइम क्रिया करता है उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, और सबस्ट्रेट के आगे अगर एज लगा दिया जाए सफिक्स के रूप में, प्रत्यय के रूप में, तो उसको एंजाइम बोलते हैं। दस फॉर एग्जाम्पल दैट इज द सब्सटेंस ऑन विच द एंजाइम एक्ट्स और अपॉन, जिस ऐसा सबस्ट्रेट जिसके ऊपर एंजाइम्स अपनी क्रिया करता है। फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम दैट अटैक्स यूरिया इज यूरेज। यूरिया जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर क्रिया करने वाला एंजाइम यूरेज कहलाएगा। आर्जिनिन के ऊपर क्रिया करने वाला आर्जिनिन कहलाएगा। टायरोसिन के ऊपर कार्य करने वाला टायरोसिनेज कहलाएगा। और अमाइलोस्टार्च के ऊपर क्रिया करने वाला अमाइलेज कहलाएगा। ये अल्फा और बीटा अमाइलेज फॉर्म में होता है। अल्फा और बीटा फॉर्म में होता है। ये पीछे मैंने आपको एक दो वीडियो में मैं पहले आपको विस्तार से ग्लाइकोजेनेसिस में या ग्लाइकोजिनोलाइसिस में बता चुका हूं। सेकंड पार्ट आ रहा है नोमेनक्लेचर का बाय द एडिंग सफिक्स लाइटिक। सब्सटेंसेज के जो वर्ग होता है उसके अंत में या प्रत्यय या सफिक्स के रूप में लाइटिक शब्द जोड़ दिया जाता है। बाय एडिंग सफिक्स लाइटिक टू द नेम ऑफ द क्लास ऑफ सब्सटेंसेज, जो पदार्थ होते हैं जिसके ऊपर एंजाइम क्रिया करते हैं उसके अंत में लाइटिक शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे प्रोटियोलाइटिक आर प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स। प्रोटीन का विपाटन करने वाले एंजाइम्स जो होते हैं उनको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। लाइपोलाइटिक आर प्रोटीन लाइपेज। लाइपोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन लाइपेज लिपिड स्प्लिटिंग एंजाइम्स होते हैं। लिपिड का विपाटन करने वाले एंजाइम्स को लाइपोलाइटिक कह देंगे। तो ये है बाय एडिंग सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स दो होते हैं। किसी भी शब्द के पहले आता है तो प्रीफिक्स और बाद में आता है तो सफिक्स। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शंस, कि जो अभिक्रिया हो रही है उसकी प्रवृत्ति कैसी है उसके आधार पे इसका नामकरण किया गया है। एंजाइम्स में आल्सो बी नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्शंस टू विच दे कैटालाइज। एंजाइम्स जो होते हैं उनका नामकरण रासायनिक यानी सब्सटेंसेज जिसको ये उत्प्रेरित करता है उस पर चलने वाली जो अभिक्रिया होती है उसके आधार पर भी इसका नामकरण किया जाता है। डीहाइड्रोजनेस, ऑक्सीडेज, डीकार्बोक्सिलेज ये उदाहरण है। डीहाइड्रोजनेस में हाइड्रोजन निकलेगी, ऑक्सीडेज में ऑक्सीडेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेज में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो ये एंजाइम की रासायनिक प्रवृत्ति है यानी नेचर ऑफ रिएक्शंस है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उद्भव के आधार पर, किससे वो उद्भव हुआ है। सम प्रोटीन्स ऑफ प्लांट्स and microorganisms have been named from the species of origin। कुछ प्रोटीन्स जो प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो अपने को मिलती है जिनका उद्भव होता है उनके आधार पर इसका नाम रखा गया है। पेप्सिन फ्रॉम पापाया, पपीते से प्राप्त होने वाला पेप्सिन। फिसिन फ्रॉम फिकस, फिकस जो है वो एक प्लांट है जिसको नंदी कहते हैं या गुलर कहते हैं या खरपतरी कहते हैं। तो थर्ड आ रहा है सब्टिलिशिन फ्रॉम बैसिलस सब्टिलिस। ये बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है। बैसिलस सब्टिलिस से प्राप्त होने वाले एंजाइम का नाम रख दिया गया
सब्टिलिसिन। तो बंधुओं, फाइकस से फिसिन, पापाया से पेप्सिन और बैसिलस सब्टिलिस से सब्टिलिसिन, ये ओरिजिन के आधार पे, यानी कुछ प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको पता है बैक्टीरिया या जीवाणु आते हैं। नेक्स्ट, पांचवा, ट्रेडिशनल नोमेनक्लेचर, परंपरागत जो चलता आया है उसके आधार पर इनका नामकरण किया गया है। ए फ्यू एंजाइम्स रिटेन देयर ओल्ड ट्रेडिशनल नोमेनक्लेचर, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो पुराने समय से, प्राचीन समय से आज तक उसी रूप में उसका नामकरण चलता आया है। वी फाइंड सच नेम एज, जैसे टैलिन, पेप्सिन, रेनिन, रेनिन में डबल एन लिखा भी है, RENIN अगर होगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन हार्मोन भी होगा। ट्रिप्सिन एंड इरेप्सिन, इरेप्सिन इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन को तोड़ने वाले डाइपेप्टाइडेज भी होता है, ट्राइपेप्टाइडेज भी होता है, डाइपेप्टाइडेज भी होता है, मोनोपेप्टाइडेज भी होता है। ये इरेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम होता है और ये एंजाइमों का समूह है, एटसेट्रा। तो ये है इनका नोमेनक्लेचर। 5 पॉइंट्स के आधार पे अपन नोमेनक्लेचर पढ़ा है। बाय द एडिंग the suffix age to substrate, by the adding lytic substrate, nature of reactions, basis of origin and traditional nomenclature। नेक्स्ट लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्गीकरण कैसे किया गया? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB, अंतरराष्ट्रीय जैव रासायनिक संगठन के मुताबिक, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इज बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन स्पेसिफिकली, यानी एंजाइमों की विशिष्टता के आधार पर IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इसका वर्गीकरण किया है और इसके आधार पर इनको 6 क्लासेज के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है, या 6 क्लासेज के अंदर इनको क्लासिफाई या वर्गीकृत किया जाता है। ऑक्सीडोरिडक्टेजेज, ये कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ये कैटालाइज उत्प्रेरित किसको करते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाओं को। हाइड्रोलाइजेज कैटालाइज हाइड्रोलाइट्रिक रिएक्शन, जल अपघटन करने वाले हाइड्रोलाइट्रिक हो जाएंगे। ट्रांसफरेजेज ग्रुप ट्रांसफर करते हैं एक सबस्टेट से दूसरे सबस्टेट पर ग्रुप का ट्रांसफर करने वाले। लाइजेज कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्टेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के अलावा, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा नहीं, किसी अन्य क्रिया के द्वारा ग्रुप का ट्रांसफर करने वाले एक सबस्टेट से दूसरे सबस्टेट पर ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले या कैटालाइज उत्प्रेरित करने वाले लाइजेज कहलाते हैं। आइसोमेराइजेज कैटालाइज आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस, यानी सिर्फ इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल गया तो ये आइसोमेराइजेशन के द्वारा होता है। इस प्रकार के एंजाइम्स आइसोमेराइजेज कहलाएंगे। लाइगेजेज एंड सिंथेटेज, लाइगेजेज का दूसरा नाम है सिंथेटेज। ये दो विभिन्न ग्रुप समूह को एक साथ संघनित करते हैं और या संश्लेषित करते हैं, बट रिक्वायरिंग ATP, लेकिन इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कैटालाइज सिंथेसिस बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 ग्रुप्स रिक्वायरिंग ATP, ये उत्प्रेरित करते हैं संश्लेषण को
और किसके द्वारा, दो ग्रुप्स के संघनन को इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। शुरुआत वाला लेते हैं अपन, ऑक्सीडो रिडक्टेजेज। दिस क्लास इंक्लूड एंजाइम विच कैटालाइज बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इस वर्ग में पाए जाने वाले, इस समूह में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाओं में या जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, एंड देयरफॉर आर रिलेटेड विथ रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसलिए ये श्वसन में और किण्वन में, फर्मेंटेशन प्रक्रम में ये मुख्य रूप से भाग लेते हैं। इट इंक्लूडेड 4 सब क्लासेज। इसके अंदर 4 उपवर्ग हैं। डिहाइड्रोजनेजेज कैटालाइज द रिएक्शन इन विच द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस। ये कैटालाइज किसको कर रहा है? ऐसी अभिक्रिया को जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स का ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, या दूसरा है ग्लूटेमिक डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम का नाम लिखा है। डिहाइड्रोजनेज का मतलब हाइड्रोजन एटम्स जो होता है उसको ट्रांसफर करने का कार्य करता है। उसको उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम्स डिहाइड्रोजनेजेज कहलाएंगे। ऑक्सीडेजेज नाम से ही पता चलता है कि ये ऑक्सीकरण करने में मदद करते हैं। कैटालाइज द रिएक्शन इन विच मोलिकुलर ऑक्सीजन इज वन ऑफ द रिएक्शंस। यानी मोलिकुलर ऑक्सीजन इसमें इस प्रकार की अभिक्रियाओं में भाग लेती हैं और उनको उत्प्रेरित करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको ऑक्सीडेजेज कहते हैं। यानी ये इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। पर ऑक्सीडेजेज थर्ड क्लास आ रही है, इसमें थर्ड सब क्लास आ रही है। कैटालाइज उत्प्रेरित तो किसको करते हैं? रिएक्शन विच यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज द ऑक्सीडेंट। यानी ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग लेकर कैटालाइज करते हैं अभिक्रियाओं का एज ए ऑक्सीडेंट। चौथा आ रहा है ऑक्सीजनेजेज catalyze the reaction in which a double bond in a substrate is replaced by molecular oxygen। ये ऐसी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं जिस सबस्टेट के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है। सिंगल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में रिप्लेस्ड होता है किसके द्वारा? मोलिकुलर ऑक्सीजन के द्वारा, O2 के द्वारा। ऑक्सीजन मोलिक्यूल फॉर्म में होगी, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होगी। तो ये हुआ पहला अपना ग्रुप ऑक्सीडो रिडक्टेजेज जिसकी 4 उपवर्ग बताए हैं। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में हाइड्रोलाइजेज। दीज एंजाइम्स कैटालाइज हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस। ये एंजाइम्स होते हैं ये हाइड्रोलाइटिक या जल अपघटनी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। दीज फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। इनको अपन 3 भागों में बांटते हैं। प्रोटीजेज या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। दीज आर एंजाइम्स दैट अटैक द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन और लॉन्ग पेप्टाइड चेन जो होती हैं उनके बीच में पाए जाने वाला NH CO यानी पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सोपेप्टाइडेज एंड एंडोपेप्टाइडेज। आगे आगे आएगा। एक्सोपेप्टाइडेज का दूसरा नाम पेप्टाइडेजेज भी है। एक्सोपेप्टाइडेजेज एक्ट्स ऑन पेप्टाइड बॉन्ड एडजेसेंट टू फ्री एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक्सोपेप्टाइडेज जो एंजाइम्स होते हैं वो
किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड में कब क्रिया करते हैं, यानी एमिनो ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के निकट ये जाकर के अपनी अभिक्रिया या उसको उत्प्रेरित करते हैं। कार्बोक्सी उदाहरण आ रहा है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करेगा, स्प्लिट द पेप्टाइड बॉन्ड एडजेसेंट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज एंजाइम्स जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ते हैं किसके निकट, जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है वहां पे। क्योंकि एमिनो एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिलिक होता है, एक एमिनो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है, आर ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो पाया जाता है उसके सन्निकट जाकर के ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाले कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ये एक्सोपेप्टाइडेजेज या पेप्टाइडेजेज प्रकार के एंजाइम्स में सम्मिलित किए जाते हैं। एमिनो पेप्टाइडेजेज ये क्या करेंगे, जहां एमिनो ग्रुप पाया जाता है उसके पास में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको तोड़ने का कार्य करेंगे। स्प्लिट द पेप्टाइड बॉन्ड एडजेसेंट टू द एमिनो ग्रुप। एडजेसेंट का मतलब सन्निकट या उसके निकट उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करेंगे। एक्सोपेप्टाइडेज में दो प्रकार के आए हैं, कार्बोक्सी और एमिनो पेप्टाइडेजेज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एंडोपेप्टाइडेजेज, जिसका दूसरा नाम प्रोटीनेजेज भी है। एंडोपेप्टाइडेजेज acts on the interior peptide bond of proteins। पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर, प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड लॉन्ग पेप्टाइड चेन होती है उसके अंदर जाकर के तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और काइमोट्रिप्सिन। रेनिन में डबल NIN कर लेना, यहाँ रेनिन, वैसे अधिकतर बुक्स के अंदर रेनिन RENIN लिखा हुआ है, जबकि रेनिन और RENNIN और RENIN के अंदर आप तुलना करते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एंजाइम RENNIN होता है। नेक्स्ट आ रहा है एस्ट्रेजेज। These enzymes catalyze hydrolysis of ester। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एस्टर का जल अपघटन करने वाले होते हैं। और अब अगर प्रश्न आ जाए कि एस्टर क्या है, तो एस्टर इज केमिकल कंपाउंड होता है डराइव्ड फ्रॉम एन एसिड से, चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, इन विच at least one hydroxyl group is replaced by an O-alkyl group। एस्टर जो होते हैं ऐसे रासायनिक कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड से बनते हैं और इनके अंदर कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो रिप्लेस्ड होता है किसके द्वारा, बाई एन ओ एल्किल, या इसको एल्कोक्सी या एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं, उसके द्वारा रिप्लेस होता है, तो उनको अपन एस्टर बोलते हैं। सिंपल एस्ट्रेजेज कैटालाइज रिवर्सिबल ऑफ। अब देखो, दीज एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स के जल अपघटन में भाग लेते हैं। अब आ रहा है सिंपल सकीशन कैटालाइज रिवर्सिबल। सिंपल एस्ट्रेजेज कैटालाइज रिवर्सिबली द सकीशन एंड सिंथेसिस ऑफ लोअर अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। सकीशन का मतलब है तोड़ना या बांटना, सिंथेसिस का मतलब है संश्लेषण। लोअर अल्कोहल और फैटी एसिड्स होते हैं उनको उत्क्रमणीय रूप से
कैटालाइज करते हैं। लाइपेजेज हाइड्रोलाइज फैट, फैट का जल अपघटन करने वाले, उसको जल अपघटनी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले, किसमें? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। फॉस्फेटेजेज हाइड्रोलाइज एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फेटेज हाइड्रोलाइज पायरोफॉस्फेट लिंकेजेज। न्यूक्लियजेज कॉजेज हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का ये जल अपघटन करने वाले न्यूक्लियजेज प्रकार के एस्ट्रेजेज एंजाइम होते हैं। कार्बोक्सी हाइड्रे कार्बो हाइड्रो सॉरी कार्बोहाइड्रेलेजेज। These enzymes hydrolyze the glycosides, oligosaccharides, polysaccharides. These are of two types. ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब ग्लाइकोसाइड्स का नाम आ गया तो ग्लाइकोसाइड क्या है? एक कंपाउंड है जो सिंपल शुगर से बनता है, और अनदर कंपाउंड इसमें रिप्लेस होता है बाई हाइड्रोजन नहीं सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से इन द शुगर मॉलिक्यूल। अगर कोई शुगर मॉलिक्यूल है, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल है, उसमें वो रिप्लेस होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, तो उसको ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे 1,4,1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोलाइज सिंपल ग्लाइकोसाइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, फॉर एग्जांपल इन्वर्टेज, ये पुराना नाम है जिसको टाइलिन भी नाम दिया था, और आजकल बोलते हैं अमाइलेज। विच हाइड्रोलाइज सुक्रोज या सुक्रेज एंजाइम नाम होगा। सुक्रेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है भैया, या इन्वर्टेज जो होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज डाइसेक्राइड है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसेक्राइड्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स हाइड्रोलाइज पॉलीसेक्राइड्स, ये पॉलीसेकेराइडेज, ये पॉलीसेकेराइड्स का जल अपघटन करने वाले एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा एंड बीटा अमाइलेज, पीछे मैंने अल्फा और बीटा अमाइलेज बताया था। ये स्टार्च और ग्लाइकोजन का अपघटन करते हैं, जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, या इनको हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम्स होते हैं। कौन? पॉलीसेकेराइडेज। ट्रांसफरेज, नाम ही ट्रांसफर से आ रहा है, तो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के ऊपर किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करने का लिए उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों का समूह है। दीज में बी एसिल, ग्लाइको एसिल, एमिनो एल्किल, एल्डिहाइड, सल्फर, फॉस्फेट। दीज आर ऑफ सेवरल टाइप्स, सम ऑफ विच आर, देखिए ये कई प्रकार की हो सकते हैं, जिसमें से मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं। कौन से? ट्रांसफरेज प्रकार के एंजाइम्स जो एसिल, ग्लाइकोसिल, एमिनो एल्किल, एल्डिहाइड, सल्फर, फास्फोरस, ये जो ग्रुप होते हैं उनको एक सबस्टेट से या एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के ऊपर उत्प्रेरित करने वाले या भेजने वाले एंजाइम्स होते हैं, जिनको ट्रांसफरेजेज कहते हैं। ट्रांसफरेज में पहला आ रहा है एसिल ट्रांसफरेजेज। एसिल ट्रांसफरेजेज ट्रांसफर एसिल ग्रुप, फॉर एग्जांपल कोलिन एसिल ट्रांसफरेजेज। कोलिन एसिल ट्रांसफरेजेज में एक कोलिन एसिल ट्रांसफरेज जो होता है वो कोलिन एस्टाइल कोलिन को एस्टाइल कोलिन में तोड़ने का कार्य कर रहा है। एस्टाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज ट्रांसफर ग्लाइकोसिल ग्रुप, फॉर एग्जांपल फॉस्फोराइलेज। एमिनो ट्रांसफरेज
ट्रांसफर एमिनो ग्रुप, फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एस्पार्टिक एमिनो ट्रांसफरेज, यानी ग्लूटामिक से एस्पार्टिक के ऊपर एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर करने वाले ये ट्रांसफरेज एंजाइम होंगे, ग्लूटामिक एस्पार्टिक एमिनो ट्रांसफरेज। काइनेजेज ट्रांसफर ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप, स्पेशली फ्रॉम द एटीपी टू पर्टिकुलर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा काइनेज का ध्यान देना आप। जैसे ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ा था, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन रहा था, कार्बन नंबर 1 पर जाकर के फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, उस समय एटीपी टूट रही थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट रही थी। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो निकला वो जाकर के कार्बन नंबर 1 पे जाके जुड़ गया, तब नाम पड़ा ग्लूकोज 1, सॉरी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कार्बन नंबर 6 पे जाके जुड़ता है, सॉरी 1 नंबर नहीं, 6 नंबर पे जाके कार्बन नंबर पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, तब उसका नाम पड़ा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि पर एटीपी जो होती है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा जो टूटेगा, और उनमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो, मैंने ग्लूकोज का उदाहरण लिया है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कार्बन नंबर 6 पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टूट गया और एडीपी अलग हो गई। उदाहरण है हेक्सोकाइनेज। हेक्सो नाम इसलिए आया कि कार्बन की संख्या 6 होगी। अब चौथी प्रकार के, फोर्थ टाइप के एंजाइम्स आ रहे हैं, लाइजेजेस। दीज एंजाइम कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट। ये एंजाइम्स जो होते हैं ये सबस्ट्रेट से, जो भी सबस्ट्रेट्स होते हैं उससे ग्रुप को हटाने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, बाई मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। एक ऐसी क्रियाविधि जिसमें हाइड्रोलाइसिस संपन्न नहीं होता। हाइड्रोलाइसिस के बिना लिविंग डबल बॉन्ड, और क्या छोड़ते हैं डबल बॉन्ड, द इंपॉर्टेंट वन एंड आर एज अडर। इंपॉर्टेंट वन जिनमें से मुख्य मुख्य कौन कौन से हैं, वो हैं ये। पहला है हाइड्रेजेज, कैटालाइज रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेजेज, हाइड्रा, हाइड्रा मीन्स वाटर, तो ये रिमूवल ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल फ्यूमेरेज, ये मैलिक एसिड है। फ्यूमेरेज एंजाइम रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा फ्यूमेरिक एसिड बनाएगा, और साथ में डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है CH के बीच में, यहाँ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से हट गया और एक इस कार्बन से हाइड्रोजन हट गया और H2O बन गया। ये एंजाइम्स जो होंगे वो रिमूवल ऑफ वाटर वाले अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले होते हैं, इनको हाइड्रेजेज कहते हैं। नेक्स्ट, डीकार्बोक्सिलाइज, डीकार्बोक्सिलेजेज, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। कैटालाइज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इधर पायरिक एसिड है और इधर एसिटाल्डिहाइड है। पायरिक एसिड से CH3CO और COOH है। अब एसिटाल्डिहाइड बना तो CH3CHO बन गया और CO2 निकल गई। तो ये एंजाइम इधर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम भूल से इधर रह गया, यहां इसके ऊपर आना चाहिए, और ये कीटो ग्रुप जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप में बदल गया। ये कीटो एसिड है, ये एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप है। डी कार्बोक्सिलेज यहाँ थोड़ा सा बाईं तरफ रह गया, भूल से ध्यान देना। डी कार्बोक्सिलेज यहाँ आएगा इस अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। एल्डिहाइड लाइजेज, अब ये एल्डिहाइड ग्रुप को रिमूव करने के लिए उत्प्रेरित करने वाले
एंजाइम्स होते हैं एल्डिहाइड लाइजेज, जैसे एल्डोलेज हेक्सोकाइनेज को तीन तीन कार्बन वाले दो टुकड़ों में तोड़ता है। आइसोमेरेज, आइसोमेरेज का मतलब इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। तो इसको इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो कीटो में ग्रुप में बदल गया, जबकि फंक्शनल ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, फंक्शनल ग्रुप जो है उसका स्थान बदल जाता है। दीज एंजाइम्स कैटालाइज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ये एंजाइम जो हैं ये समावयीकरण अभिक्रियाओं को, आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। आइसोमेरेजेज, आइसो का मतलब सिमिलर यानी समान स्ट्रक्चर में, संरचनात्मक सूत्र के अंदर जितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ अपन उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देते हैं, जैसे एल्डिहाइड कीटो में बदल गया वैसा ही ये रूप है। तो इसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोलेज इनटू कीटोज शुगर, एल्डिहाइड वाला एल्डोलेज और कीटो ग्रुप वाला कीटोज शुगर में बदल गया। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा ये कीटो ग्रुप वाला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गया। अंतर इतना ही है बस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में COO कीटो ग्रुप है। इंटर कन्वर्जन हो रहा है, सिर्फ आपस में बदलाव हो रहा है फंक्शनल ग्रुप का। लास्ट बट नॉट लिस्ट लाइगेजेज या सिंथेटेजेज बोलते हैं। दीज एंजाइम्स सिंथेसिस बाय कंडेंसेशन ऑफ टू ग्रुप, ये जो एंजाइम्स होते हैं वो संश्लेषण का कार्य करते हैं और दो ग्रुप के संघनन के द्वारा, जिसमें एटीपी की रिक्वायरिंग एटीपी और ए सिंपल ट्राइफॉस्फेट या एक सिंपल ट्राइफॉस्फेट, वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो चाहे ग्वानिसिन ट्राइफॉस जीटीपी हो, यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दीज एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शंस फॉर्मिंग, जो ये एंजाइम अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं वो क्या बना लेते हैं, फॉर्मिंग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। सम क्लासेज आर एंजाइम एंजाइम्स कैटालाइजिंग फॉर्मेशन ऑफ CS बॉन्ड, ऐसे एंजाइम्स जो कार्बन और हाइड्रोजन ने सल्फर के बीच में जो बॉन्ड बनाते हैं उनको सक्शनिक थायोकाइनेज एंजाइम कहते हैं। एंजाइम कैटालाइजिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन CN बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो उत्प्रेरित करते हैं वो एंजाइम्स हो गए ग्लूटामिक सिंथेटेज। एंजाइम कैटालाइजिंग फॉर्मेशन ऑफ CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो हो गया एसिटिल को एंजाइम AD कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो ये हुआ अपना नोमेनक्लेचर। पहले तो अपन ने पढ़ा एंजाइम की परिभाषा और उसकी रासायनिक प्रवृत्ति, फिर उनका नामकरण कैसे पड़ा और फिर उसका क्लासिफिकेशन किसके आधार पर रखा गया। कोई थोड़ी बहुत कोई छोटी मोटी कोई त्रुटि जैसे रह गई है, जैसे ये यहाँ डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ ऊपर आना चाहिए था, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और जो
विद्यार्थी नियमित रूप से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं वो मेरे चैनल जूलॉजी क्लासेज विद संतलाल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परम मित्रों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को लाभान्वित करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।